ठीक है भैया, सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ जगन्नाथ, नमस्कार। नमस्कार जगन्नाथ देव को और आपका पापा को और मैं आपको। आज इस कन्वर्सेशन में कुछ भी मुझे गलती हो गया तो मुझे क्षमा कर देना। और मैं इतना छोटा हूँ, आप मेरा एक बात से आया मेरा लाइफ में, इसलिए मैं आपको दूर से आपको मैं प्रणाम नहीं करता नहीं, हूँ। थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑनलाइन। आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। भैया आप सबसे पहले गुरुजी का बारे में कुछ बोलिए, मैं आपसे सुन, सब लोग हम जानते हैं फिर भी मैं आपसे थोड़ा सुनना चाहता हूँ, गुरुजी का पूरा लाइफ का बारे में थोड़ा कुछ बोलिए आपके हिसाब या श्योर। गुरु जी, जैसे हम सब लोग जानते हैं, ही वॉज ए कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। से। यस। और मतलब इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि गुरु जी जब वो सिखाते थे, वो एक टीचर, अच्छा टीचर थे, गुरु थे। और मेरे लिए एक अच्छा पिता थे। और बाकी स्टूडेंट्स के लिए वो तो गुरु थे ही, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा एक फ्रेंड भी थे। So that's why I say he's a complete human being. He could distinguish his roles separately and successfully. और गुरुजी का इतना बड़ा नाम क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस में उनको पता था। और मैंने अपने 40 years एसोसिएशन विद गुरुजी 24/7, कभी मैंने अपने गुरुजी को और अपने पिता को कभी ऐसे मुंह उठाते हुए नहीं देखा। हमेशा डाउन टू द अर्थ। और हमेशा ये कहा करते थे कि मेरा जो जीवन का शुरुआत है, द बिगिनिंग ऑफ माई लाइफ, आई वॉज इन ए बिटल ग्रोव वर्किंग एज ए लेबरर। और डजेंट मैटर हाउ बिग आई एम, बट आई एम स्टिल बिलोंग टू दैट कैटेगरी, सो आई शुड नॉट फॉरगेट। तो इसके लिए हमेशा उन्होंने जो भी जितने भी उनको अचीवमेंट्स मिला जीवन पे, हमेशा उन्होंने नतमस्तक होके उसको एक्सेप्ट किया। और उनका जो ये गुण था और जो उनका ये व्यवहार था, एटीट्यूड, वो खाली उनके पास नहीं था। उन्होंने ये भी कोशिश किया कि वो सारे गुण, नॉट ओनली थ्रू टीचिंग डांस बट ऑल्सो टू ट्रांसमिट दैट नॉलेज ऑफ ह्यूमिलिटी टू ऑल द स्टूडेंट्स। एंड दैट्स व्हाई गुरु जी के जो वर्ल्ड वाइड में जितने डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं, जब गुरु जी का देहांत का ये 15 साल पूरा हो रहा था, सॉरी 10 साल पूरा हो रहा था, तो हमने सोचा कि जितने भी सारे ऑडियंस हैं वर्ल्ड वाइड, हम सबको इनवाइट करें फंक्शन पे। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स लिया हम लोगों ने, गुरुजी का जो डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड, उन कुछ उसका कुछ नंबर ऐसा है, 5204। इसी नंबर से पता चलता है कि अपने गुरुजी का जो रेपुटेशन है, जो उनका सिखाने का तरीका है, और एक अच्छे गुरु के हिसाब से उनका कितना बड़ा रीच था। और it's not only me, you can speak to any of a student. Whatever speaking right now, each and every student of him would say the same thing. And actually, more than a friend, he was a good human being. He was a great friend to all his students. And he knew, as if he talks with you, you'd feel that you know Guruji so well. He also loves you so much. At the same time, if you will speak to somebody else, he would also feel the same. So there was no difference in him while communicating to his students or to his friends or to his contemporary artists in the field of music and dance. शिबू भैया, गुरुजी का जो स्टूडेंट को जो सिखाते हैं ना, उनका जो टेक्निक था उसका बारे में आप थोड़ा कुछ बोलिए ना, क्योंकि गुरुजी के पास पूरा विश्व से स्टूडेंट आते थे, ऑल ओवर वर्ल्ड से। तो बहुत जैसे अलग अलग कंट्री से आता था, अलग अलग जगह से आता, उनका ये सबको एक साथ लेके, मतलब एक पिता का पास में जैसे संतान को लेके काम, या एक गुरु का मंदिर में हम सब एक ही साथ में जाते हैं, उसका टेक्निक का बारे में आप थोड़ा। Actually, Guruji, he was a person, he never demanded any position, or he never demanded love. He never demanded anything from anybody. It was his work, it was his humility who which attracted so many people, so many students coming to him.
And about his technique, about his technique, it'll be a very long thing to say, but in brief, when we see Odissi dance since 40, 50 years earlier, let's talk about from late 70s to till date. See, I'm 65 born, and from 75, let's say when I was 10 years old, I'm blessed because I can say that I am a very small and humble eyewitness for the evolution of Odissi when it is coming to Guru Keluchan Mahapatra School of Teaching. From 1975 till the day Guruji passed away, constantly 24 into 7, I have spent with him. I have seen him growing. I have seen the growing of the art form. And at the same time, I have learned from him. When we see the dancers between in 70s, the execution was different. The technique of teaching, technique of performing was different. And again, from 70 to 80, again the execution evolved, performance and teaching. And from 80 to 90, again evolved. But from 90 onwards, when Guruji had a bypass surgery in 1990, 4th April at BM Birla, that was the turning period for Guruji's evolved technique or neo techniques which we follow now. Why it happened, I tell you, before just a day before of the operation, Dr. Devi Shetty was the surgeon. He was operating on Guruji. Just the previous evening of the surgery, he came to Guruji and said, Guruji, how are you? I was sitting there. He spoke to Guruji. He said, tomorrow morning we are going to do the surgery. Then suddenly Guruji say, Doctor, could you please explain me what are the procedures you are going to apply on me tomorrow during the surgery? Then doctor smiled and he said, Ki, Guruji, you don't have to worry. With all the blessings of Almighty, you'll be fine and you'll be back to your profession very soon. But Guruji insisted him to explain. And doctor explained him how and what kind of procedure he is going to apply on him tomorrow. And after the discussion, when he was leaving, because we are not allowed to stay much because he was in ICU. So he told me, Sibu, tomorrow I'm going to the operation theater. If for any reasons I do not come back, please, two things I request from you. One is look after your mother and look after my Odissi dance. It was a very emotional time then for me. Even I am feeling very emotional now. So then I had to leave him and come back, go out of the ICU. Next day morning, operation happened with all the blessings from everybody and good wishes. Guruji came out of the hospital, but something struck in his mind that how Guruji can bring that science, that medical science. Medical science means when we dance, there is a system inside us that also works, and how it reflects to us. So one need to understand while dancing how our system works, like breathlessness, then carrying the weight of the body, then body line alignment, then strengthening the core, then uh, save your joints, ankle, knees, elbow joints, wrist joints. So because of this,
he spoke to different doctors, neuro doctors, orthopedics doctors, general physicians, and constantly it was a long research for him to discussing with the doctors, and he used to demonstrate his dance to the doctors and ask him, if we do this, what is happening inside us and how can we prevent ourselves from the injury. So it took him it took him maybe 1.5 year or 1 year to reproduce or uh, revise his techniques. Now what we are using, and believe me, Sudev, from that day onwards, when we follow that technique, we get less injuries inside our body. You have to have a complete understanding of the technique what Guruji has produced, and understanding the human anatomy for a dancer is very important. And we have four stances like Samabhanga, Abhanga, Chauka, Tribhanga. So now whatever dance we do, we use these stances because when we stand and do these stances, it is still points. But when we are doing a Pallavi or when we are doing a Vinaya, it becomes while. So difference between still positioning and mobile positioning, placement of the weight while you are static, while you are moving. Now same thing, carrying the weight while you are moving, while you are static. Now in the air, when we draw lines, frames, the energy, the outer energy of the body and the inner energy of the body, it is separate. So all these details Guruji worked out for his technique. And today we, the students, when we are practicing that technique, we are benefited, we stay out of injuries. And it was a huge gift, I would say, from Guruji to the entire Odissi dance fraternity who sincerely follows these techniques. Because of this, and again, not only these techniques, but his teaching style, executing those techniques, and looking after the detailed nuances while teaching. Maybe it is little harder to express through words. I think all his disciples, maybe few of them are watching this show, Yes. learning from him, the kind of transmission was coming from him. It was brilliant, outstanding. It was easy to understand. He had the capacity to make a student understand his work, his techniques. That's why we all are benefited. And today, when we are following all those techniques, it is easy to work and it is also we can safeguard our whole system, our whole body. And that's why, because it's a very systematic teaching and the structure of making items, structure of choreography, everything, all aspects of dance, Odissi dance, whether it is technique, whether it is performance, whether giving training, or whether you are researching, or whether you are creating colors, or whether you are creating music, or whatever. On the whole, everything is very structured. One, a sincere dancer, a sincere artist can very easily follow this structured mechanism of Guruji's school or gharana. शिबू भैया, आप तो गुरुजी को आपका पिता भी है और आपका गुरु भी है। तो जब आप सीखते थे उसी टाइम और नॉर्मल टाइम में कुछ फर्क था या ऑल टाइम सेम ही था, जैसे क्लासरूम और घर में? नहीं नहीं, फर्क तो था. कुछ बोलिए उसका। He never gave me any importance as a son while he was in the class.
I was just one of his students. And beyond the class, he was a very good father. That's what I said in the beginning. He could very well distinguish his roles as a father and as a renowned guru. That's why we have no complaints as his disciples. As a son, I used to think then, because maybe I did not have that understanding at that point of time. I used to think why Guruji is not giving me any importance. It was my thought then because I was small. The understanding capacity was much less. But now, when I think about that, I could understand Guruji has done a brilliant job not giving me any importance at all as his son. That's why I could achieve a little bit in life. Otherwise, I would have lost. I have no complaints. When I analyze now, I'm very happy to be his son and I'm very happy to be his disciple. It's a great boon for me. I'm blessed. And as a father, when I was ninth standard, I had a severe gas problem. I My body was completely crunched. I couldn't even speak. I could not even walk. I could not even get out of the bed. Those times, Guruji, maybe more than 2 weeks, 15, 20 days, Guruji constantly was looking after me as a mother, as a father, as a friend. He had given me massage, head, leg, and he had taken me to the doctors. He given me the medicine. I had a separate room upstairs on the first floor, and he spent 24 hours with me, looking after me. I could still remember, I could still cherish those memories. I could see that picture very clearly in front of me now. You know, when I speak about this now, I feel like, run and go and hug him. But he's not here. Only memories are there. It was very touching. Sometimes, that gives me solace to survive. As a human beings, we have lots of problems, difficulties in life. But all those memories of Guruji are there. Sometimes it gives lots of peace, solace to the mind. And also it gives you so much learning. His entire being, spending time with him, learning from him, traveling with him, dancing with him, accompanying him. It was a great opportunity. I mean, I think I am blessed. And since my initial life, from the beginning, when I started coming into this art fraternity, I was surrounded by who's who of Odissi dance and music. Guruji, Pandit Bhubaneswar Mishra, Srimati Sanjukta Panigrahi, from Pandit Raghunath Panigrahi, Srimati Kumkum Mahanti, and Sri Rakhal Chandra Mahanti. These people were the who's who of Odissi. And all those landmarks items we practice today were created by these people. And I'm also a small evidence of few items which are landmark compositions, which like Ardhanarishwara, Kirvani Pallavi, Hansindhwani Pallavi, Singhendra Pallavi, Kishalaya Shayanatani, all those wonderful items, Bihag Pallavi. So I was part of the composition. Ardhanarishwara, I remember very strongly when this Ardhanarishwara was being composed for Sanjukta ji. The composition used to happen after 11 in the night. It used to continue till late morning. And I was dancing behind Sanjurani.
I was part of the compositions. Wonderful memories. It's not just the memories. You when you analyze all those times now, you grow so much, you understand so much. How Guruji and all those legendary people who had given a vision, who had given uh, a path to Odyssey. I was very fortunate, and my growing was inside that circle. I mean, sometimes, even if I was going little here and there out of the way, anybody between that, one of them would pull me back into the circle. All the time, I learned from them, and those memories I have today, it will uh, always would give me inspiration, enthusiasm, learning to move further. People often say Guru Ratikant Mahapatra. It was very hilarious actually. When we talk about Guru Kiluchan Mahapatra, when we say Pandit Guru Biju Maharaj, you know, when in front of their name Guru, it is appropriate. But we are nobody. We cannot use Guru in front of them. We are just mere teachers, just a medium. We are carrying forward. I mean, I'm talking about me. I'm just carrying forward Guruji's work. He created. I'm humbly trying to add some Guruji has left behind. I don't know whether I'm going to be successful or not. I'm humbly trying. All these experiences with me, I'm sure there are many students of Guruji worldwide who must have experienced what I'm speaking now. You know, interestingly, many of his Guruji students, when I visit their house, I could see Guruji's huge photo in their bedroom, in the drawing room, and they do puja. I would. It's very interesting story. I will not name that student here, but she's from Kolkata. She's a very senior disciple of Guruji. Often, when I'm in Kolkata, I'm invited to her house to have dinner, visit her. The very first time when I went to her house, I they showed me their house, and in their bedroom there is a huge photo of Guru. And above Guruji, Jagannath's photo is Jagannath's idol is there. And I was very surprised to see. I was very happy to see Guruji's photo there. I asked the husband of the student. I said, "I'm really happy to see Guruji's photo." And he said, "My days are successful when I get up in the morning. I first see my Guruji's name, Guruji's face. My days are successful. But unfortunately, if I see my wife's face that day, my day is gone." It the Guruji's photo is right in front of their bed. As soon as they get up, they could see Guruji. Guruji has touched everybody in each every class, whether it is a labor class, whether it is if it is a section, taxi association, or corporate or art fraternity. Surprisingly, in our festival, when we go to a corporate house to ask for a sponsorship, these corporate people, they do not even know what is classical dance except Bollywood. They do not know anything. But as soon as they read the proposal, as soon as they hear Guru Kiluchan Mahapatra's name, they really sit straight and say, my mother was Guruji's student or my aunt was Guruji's student. Somehow some link comes out that way. What I want to say here, his name was so big. It reached to each and every people, to the practitioners of Indian music and dance, or the non-practitioners.
See, Guruji, I mean, it is almost 15 years or more than that, Guruji has passed away. But still, when we go to people, when they listen Guruji's name, there are many people, mostly South Indian people, when we go to a corporate house or when we go to a government office, if it happens to be a South Indian officer, as soon as they hear Guruji's name, believe me, Sudeep, they just stand up from the chair and bow to him. And there is a say, under a big banyan tree, small trees cannot evolve, cannot grow. But that proverb is wrong. Guruji was a huge banyan tree, and we, his disciples, are small trees grown with his roots, and we are still growing. And as long as we are dancing, as long as we are practicing, or as long as we are alive, we will still be under that umbrella. It's good to be under that umbrella so that there is a yardstick, there is a line of control which says, guys, you have to go a long way now. Stay cool, practice, and render your service with sincerity and devotion to the cause of Odissi and to the art form. It's very touching, Sudeep. Whenever I speak about my guru or my father, I feel that I'm a proud son or I feel that I'm a proud disciple. I'm sure whoever will talk for him would feel the same. शिव भैया, गुरुजी का टाइम में भी आपने देखा, गुरुजी जो सिखाते हैं वो स्टूडेंट लोग सीखते हैं। अभी आपका पास भी स्टूडेंट लोग सीखते हैं, आप भी सिखाते हो। तो उसी टाइम और अभी का जो टाइम है उसमें कुछ फर्क है, कुछ फर्क आया है, या उसी टाइम पे जैसे था अभी भी ऐसा ही है? नहीं, फर्क तो बहुत आया है, लेकिन उस टाइम जब हम लोग सीखते थे, टाइम वॉज डिफरेंट, नाउ द टाइम इज डिफरेंट। हाँ, ये जरूरी है, डिफरेंस तो है ही है, लेकिन with the time, thinking of people changes. The traditional values also changes, tradition also changes. Negative things happens, positive things happens. Life is always evolving with the time. We used to spend lots of time with Guruji. His disciples come used to come to Guruji's house, stay, spend months together to learn from him. That is not happening now. Everything is very instant. But see, errors are definitely there in each and everybody. We cannot say that we are 100% correct, or what we are saying or what we are dancing, we are doing 100%. Errors would be there. Without errors, life cannot be complete. But what the good thing is now, it's an instant time now. But in that instant time, everybody is trying hard to produce good work. And when I see Guruji students, senior students working with their students, or my contemporaries who are working now, and my students, see, their thinking is different, their vision is different. Sometimes I get questions from my students, very strange questions, very hard questions. Sometimes I fail to answer. Then slowly I have to think and find out the answer and give it to them. And while teaching or while performing now in this present times, it is also a learning experience. Now it is COVID-19, all physical classes are stopped. We cannot go anywhere. Whatever is happening, it's happening online through a very small screen. Now, when we teach students through online, it is very engaging, very challenging, because in physical class you can see them full big. What you show, they see once. What they show you, you see once. But now in the small screen, like when we do classes in Zoom or Facebook or YouTube,
In small screen there are multiple, in a big screen there are multiple small screens are there. Suppose 10 people in the class. Now when you cannot see them together because you have to see them individually because of a time lag. What I say 3 seconds after the student hears, or what the student says 3 seconds after, because of the time lag. So now what happens when I teach, I have to see individually one by one. I have to focus to tell them the corrections or whatever the questions they ask me, I show. So it is a constantly evolving process. It is not that only I am teaching. While teaching, I am learning every day. There are lots of avenues are opening for me to understand the teaching technique to implement every alternate day or every day. I get an idea. Suppose I teach somebody today, a group of people. Now I learn. So that learning would help, that learning helps me tomorrow when I teach again. Like that every day I evolve. I learn. It's not that you only open the computer and learn. You have to know the technology. You have to know how to fix your cameras. How you know how you have to how to handle the zoom. So you have to learn the technology. You have to teach. You have to learn from your students. So it's a great experience, and every day we learn. It's a great experience. Maybe there is a huge difference of times from then till now, but let's eliminate the negative things. Why should we discuss about that? Let's talk about the only positive things. So many good things are happening. So many artists are coming and performing, and you are doing a wonderful job, Sudeep. Inviting different people online and speaking to them, so that many people see. It's a wonderful thing, and so many artists, they're also doing wonderful things. So I would congratulate all of them. I congratulate you. And in these trying times of COVID 19, this online system, it is only the medium, gives bread and butter to survive. Otherwise, for the performing industry, people like us, everything is shut down. We cannot perform. We cannot, there's no auditorium, there's no people. I think it is the only medium now which we can rely upon. शिव भैया, आप गुरुजी का टाइम में भी आपने देखा, गुरुजी ने डांस बहुत सारा कंपोजिशन किया, कोरियोग्राफी किया। अभी आप भी कर रहे हो, तो आप उसका थोड़ा कोरियोग्राफी का बारे में जो टेक्निक है उसका थोड़ा बताओगे? I have a very different vision for choreography. I don't want to copy and paste of my father's work. I always tried to do something or create something new. And whatever I do, I observe. I see lots of, whenever I travel, I see lots of ballets, contemporary dance, even Rabindra Sangeet dance, whatever. Whatever I see, if I like a movement, so I store them in my mind and then bring them back, and I try to utilize them in an aesthetic way through my medium. Working with him, we learned the procedure, we learned the technique of choreography of Guruji. And that's a very basic thing every dancer would know. But developing a choreography and creating aesthetic in music, dance, movements, and presenting presenting that choreography on stage with the stagecraft, with the props, with the lighting, everything. There is a systematic process, structured way of doing. So this basic knowledge
we have from our Guru. Now, applying all this, I have my own vision to create. I like to do abstract subjects. And I always said in every interview or to my students that as a performing artist, as a teacher, as a choreographer, it is our prime responsibility to reach each and every audience sitting in the auditorium. As we all know, there are two sections of audience in every performance in every auditorium. One is intellectual audience who criticizes you, who writes about you, and who knows the nuances, the details of the art form. And that other section, completely lay man. They just come to the auditorium to see you, to see your performance. If they like, they clap, they stay for there, or if they don't like, they simply get up and go. But what I thought, why not I concentrate in those lay people who often come in and out of the auditorium? Why they come going out of the auditorium while a performance is on? And suppose let's talk about 100 audience in a auditorium. So 20 are that intellectual sections, 20 people are there. So another 80 people is completely general people, lay people. They do not understand anything. So during my research, what I found out is the only medium to reach them through a speed or through a theme. And before approaching that trying trial, so I had to read the human psychology. And it's interesting to know that the human mind, why I'm talking about speed and theme, because mostly, not mostly, I mean, that is the two factors of human mind which attracts very fast. Something speed and rhythmatic, one automatically, unconsciously makes you dance. And another is the theme. Like, see, I am also watching Mahabharata now. I have watched Mahabharata when I was when I was small in television, and I have seen Mahabharata in film. We have performed Mahabharata. N number of time we have seen Mahabharata, but today, when we finished office work, class, everything, while having dinner in the night, we watch Mahabharata. Known story, we know the story, but still we watch. That's why a theme. Why I said theme, the audience which they know already. Ramayana is a very common story. Bhagavad Gita is a very common story. Mahabharata is a common story. Shakuntala is a common story. When people know the story already, and when you enact on that story on stage, you connect to the audience very fast. See, it is my personal experience. Maybe to other artists is a different experience, but it is my own personal experience. Now, what happens again? While suppose I am doing Ramayana, Ram, Lakshman, Sita, Ravan, Hanuman. So I do not encourage my dancers to wear that character's costume. That monkey, Hanuman would look like monkey or Ravan would look like a demon. No. Simple Odissi costume and they enact the characters. Sitting in the audience, one could very easily understand, yeah, A is doing Rama, B is doing Lakshmana, C is doing Sita. So now, in that process, what happens? Now, I mean, most of the times when people come back from the auditorium, no, we discuss, no, oh my God, Rama, that girl, Rama was doing very nice. She was brilliant in drama. That means she's connected to dance through the character. Where the Rama's attire look like Rama,
is no importance. There's no importance because it goes by the costume. But when you are wearing nothing, but you are able to portray Rama's character and reach the audience, and people, and the rasa is created within the audience, and it's a great learning for the audience. So in this process, it is my humble trying to educate the audience about the dance form and to know them, to let them know the ABCD of dance. Not that you just connecting with them. At the same time, you also have to understand the audience, their vibration, their mind. So accordingly, you present something so that you also connect to the audience, and also you are able to make them understand your art form, and then they can appreciate much better than earlier. I will not say that I am 100% successful. A small bit of my work, I could feel that it is successful. And people appreciate the procedure, and people appreciate the presentation, the execution. I don't know whether the other artists, there are many great artists and choreographers are there, whether I'm sure they would agree with this. They might agree or they might not agree. As I said, it is very personal view, what I felt, what I experienced, and it gives us a path to move further because we are constantly dealing with the audience or the students, and we could create a system of our own from the performance or from the teaching, so that when we again connect to these two, students or audience, it becomes easier path. शिबू भैया, आजकल हम जो देखते हैं जो डांसर है उसमें बॉयज बहुत कम है। मतलब आप हम 100 डांसर को बुलाएंगे तो उसमें कम से कम 10 या 15 बॉयज ही मिलेगा। तो ऐसा क्या है, मतलब क्या करने से और भी बॉयज लोग आगे आके सीखेगा? मतलब मुझे शायद मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा बात गलत हो सकता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ मतलब नहीं, इसके लिए। ये जो क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, ये ना गलत है ना सही है। आज के डे में, आज माने जो टाइम है, इट इज फॉर जो अभी स्टार्ट करता है अपना जीवन एज एन आर्टिस्ट, it is very difficult for somebody to earn and bread butter, whether male or female. आज भी बहुत बहुत मेल डांसर्स है, बट दे डू नॉट गेट अ अपॉर्चुनिटी। इसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, आर्टिस्ट रिस्पॉन्सिबल है, ऑर्गेनाइजर रिस्पॉन्सिबल है, मीडिया रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, वी जस्ट कैनॉट ब्लेम वन। अभी मान लो कि एक ऑर्गेनाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कोई नहीं चाहता है कि एक न्यू कमर को लाके प्लेटफॉर्म दे। इट्स वेरी ऑब्वियस व्हाई। जब एक ऑर्गेनाइजर मनी स्पेंड करता है, ऑर्गेनाइज करता है, बड़ा इवेंट करता है, सो उसको रिटर्न में भी कुछ मिलना चाहिए, वो पहले वो देखता है। आई एम ऑल्सो ऑर्गेनाइजर। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजर भी हैं जो न्यू कमर को भी चांस देते हैं, और उसके साथ बड़े बड़े आर्टिस्ट तो होते ही हैं इन फेस्टिवल्स, लेकिन छोटे आर्टिस्ट भी होते हैं, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाता है। लेकिन क्या ये सही तरीका है या सही प्लेटफॉर्म है? जो भी हम लोग, मान लीजिए मैं एक फेस्टिवल करता हूं, मैंने बिरजू महाराज जी को बुलाया, पंडित शिव कुमार शर्मा जी को बुलाया, हरिप्रसाद चौरासिया जी को बुलाया,
पद्मा सुब्रमण्यम जी को बुलाया, और उसके साथ मैंने एक जिस जो डांसर को कोई भी नहीं जानता है, हम बिकॉज मान लो पहले पंडित जसराज जी हैं, बाद में तो हम सोचते हैं कि बाद में पंडित जसराज जी हैं, उनको लोग जो दिखने आएंगे वो लोग तो आके इसके साथ ये नया न्यू कमर जो है उसको भी देख लेंगे। ये अच्छा प्रयास है, लेकिन जब ऑडियंस आता है कि बड़े को देखने के लिए आता है, तो उनका वो हमेशा वो रहता है दिमाग में कि हम ये कब ये परफॉर्म खत्म होगा, हम उनको देखेंगे। और मीडिया बैठा रहता है कभी ये डांस खत्म होगा, वो बड़ा आर्टिस्ट का फोटो लेके जाएंगे क्योंकि पेपर बिकेगा। हम तो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली काम अच्छा करते हैं, लेकिन उसका रिव्यू नहीं होता है ठीक से। जब हम लोग प्रेजेंट करते हैं किस न्यू कमर को, हमको ये भी सोचना चाहिए द स्पेस वी आर गिविंग टू द न्यू आर्टिस्ट हैज टू बी प्रॉपर, हैज टू बी वेल डिजाइंड। इसका बहुत ऑर्गेनाइजर्स ऐसे हैं जो उसका कोई कोई अच्छा ऑर्गेनाइज, बाकी बहुत ऑर्गेनाइजर्स हैं जो एडवांटेज लेते हैं कि तुमको आके परफॉर्म करना है, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। अपने भारत में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजर्स हैं जो एडवांटेज लेते हैं डांसर्स का, क्योंकि न्यू कमर डांसर्स को दे नीड ए प्लेटफॉर्म। दे हैव एग्रीड, ऑफ कोर्स दे प्रैक्टिस, दे वांट टू अर्न ब्रेड एंड बटर, लेकिन उसके लिए उनका जो एक हैप्पीनेस है, हम लोग परफॉर्म करेंगे, हमको 10 लोग देखेंगे, पब्लिसिटी मिलेगा। सो समटाइम्स दे फेल टू analyze whether performing in X with for X organizer or Y organizer, are we doing the right thing? मान लीजिए हमने 10,000 रुपया दिया किसी ऑर्गेनाइजर को और मुझे 10 मिनट का एक स्लॉट मिल गया, लेकिन वो आई फील हैप्पी अबाउट इट, बट आई गेन नथिंग बिकॉज ऑर्गेनाइजर आर देयर फ्रॉम मॉर्निंग 10 AM to 10 PM, वो फेस्टिवल लगा रहता है। जो मॉर्निंग को डांस करता है, मान लो द स्लॉट बिटवीन 10 to 1 PM, यू डोंट गेट ए कोर ऑडियंस। वो रिलेशन ऑफ द डांसर, टेक्निकल पीपल ऑफ द ऑडिटोरियम और 4-5 लोग देखते हैं। इट्स एम्प्टी ऑडियंस, कोई नहीं, मैं डांस कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव पेड द मनी, आई डू। लेकिन आई ओनली गेट द सेटिस्फैक्शन माई सेल्फ स्पेंडिंग मनी, बट आई गेन नथिंग because by the time end of the day, maybe you are the third or fourth dancer. By the time another 30 dancers they performed on stage, who will remember you? Nobody. एक ये भी है, और दूसरा ये है कि अगर डांसर बहुत ही पावरफुल हो, आउटस्टैंडिंग हो, मतलब उसको देख के कोई भी देखे, मतलब नजर नहीं हटा सकता, द कैपेसिटी ऑफ द डांसर, तो फिर शायद मुश्किल थोड़ा कम होता है। See, there are many other ways why we suffer as a performing artist. So I think to discuss all those things, there are some, negativity comes out of all those discussions. See, it is part of the life. We should understand, we should know what to do and what not to do. शिबू भैया, एक डांसर का जो रोज का जो रूटीन होता है, हम लोग सब बोलते हैं रिवाज। ये जो रिवाज है, मतलब पहले जब हम अभी भी गुरुजी का घर में जाते हैं तो सुबह 4 घंटा 5 घंटा, शाम को 4-5 घंटा ऐसे होता है। तो रिवाज में मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है एक आर्टिस्ट का। तो उसका एक टेक्निक भी होता है, जैसे पहले सुबह उठ के थोड़ा बॉडी एक्सरसाइज करना, उसके बाद बेसिक करना, उसके बाद धीरे धीरे डांस करना। तो रिवाज रिवाज का बारे में आप थोड़ा कुछ बोलेंगे, मतलब इसका जो सुदीप, टेक्निक। खाली रियाज करने से नहीं होता है।
ऐसे भी डांसर्स हैं 18 घंटा प्रैक्टिस करते हैं दिन में, लेकिन वो जो प्रोग्राम करते हैं स्टेज पे जीरो है। डांस और म्यूजिक ये खाली रियाज से नहीं आता है। फर्स्ट थिंग, यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ टू दैट आर्ट फॉर्म। यू हैव टू स्विम डीप डाउन इन द आर्ट फॉर्म। और आप जो रियाज करते हैं, जो आपने गुरु से सीखा आपने, उसको आप उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। अभी गुरु ने बताया कि चलो तक कर ददी के ने दही, फिर उसके बाद ता थी ना, जो भी है गुरु ने सिखाया। लेकिन सो मैनी यू हैव टू अंडरस्टैंड द टेक्निक। जैसे मैंने पहले बोला है कि वो बॉडी का एक बॉडी लाइन है, वेट मैनेजमेंट है। देन यू आपने क्या सीखा गुरुजी से, और आप उसको कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो जो रियाज की बात कर रहे हैं आप, अब क्लास में गया, गुरुजी ने सिखाया, मैंने देखा, कॉपी किया, आके घर पे दुम 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 करके चलो 2 घंटा 3 घंटा प्रैक्टिस किया, फिर जाके अगले दिन फिर पहुंच गया क्लास में। तो ऐसा नहीं होता। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। और टू बी ए पक्का कंप्लीट आर्टिस्ट, you have to meditate. Meditation is required. Concentration is required. Understanding is required. तो मेरे ख्याल से खाली रियाज से नहीं होता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बाबा का स्टूडेंट्स भी बहुत थे, और मेरे पास जो सीखते हैं मेरे भी स्टूडेंट्स बहुत हैं। देखो, एक गुरु हमेशा कितने सारे स्टूडेंट्स को सिखाता है, लेकिन उस 100 स्टूडेंट्स में सिर्फ 2 या 3 क्यों निकल के आते हैं? उसका एक तो कारण जरूर होगा ना। एक टीचर always teaches the same to all 100 students. But then why is this different? It is not the fault of Guru. Or also it is not maybe the fault of students also. It is the understanding which we are ignorant of. शिव भाई, कुछ दिन पहले मैंने गूगल में एक पिक्चर देखा जिसमें गुरुजी आप कुछ ड्रामा कर रहे थे। बहुत पुराना पिक्चर है, शायद आपने ही किसी रिव्यू में दिया होगा। मैंने वो पिक्चर डाउनलोड करके रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने सुना वो बहुत अच्छा हुआ ड्रामा, उसका पास वीडियो नहीं है। तो उसका जो मेमोरी है, जो मैंने बाद में बहुत लोगों Actually, वो ड्रामा जो हम लोगों ने किया था, it was the extempore drama. Actually, that was the celebration of 60th birthday of uh, श्रीमती गिरिजा देवी जी। अभी तो मुन्नी देवी हमारे साथ में देख रहे हैं हम लोग का सब। हाँ, तो एक ऐसा प्लॉट था, उसका नाम था आदाब। और जो नवाब साहब थे, एक राजा का दरबार था, नवाब साहब थे, तो उसको नाच और गाना बहुत पसंद था। तो उनके दरबार पे ऑलरेडी एक गुरु थे और एक डांसर थी, और गुरु जी ने वो रोल कर रहे थे जो वो दरबार का मेन डांस टीचर है। और मैं उस पे रोल कर रहा था। उस मेरा नाम था मदद चोपंडू। मतलब हर किसी को मैं मदद करता हूँ, हेल्प करता हूँ। हाँ, वो बोलते हैं ना, मिडिल मैन। हाँ, इधर का बात लेके उधर, उधर का बात लेके इधर, वो वाला रोल कर रहा था मैं। और और घिया देवी जी उस दरबार का मेन गायिका थी, और विजय किशलू जी नवाब के रोल कर रहे थे। और उस नवाब को जो कोई आके उनको आदाब करता है, बड़ा खुश हो जाते हैं और बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। तो अभी ये जो मेन गायिका थी दरबार पे, उनका समय हो गया, कि वो उनका रिटायरमेंट समय हो गया, तो उनकी जगह कोई नया आर्टिस्ट आने वाला था। अभी ये जो डांस टीचर थे, हाँ, टकलू महाराज, गुरु जी का नाम था टकलू महाराज। तो टकलू महाराज जी के जो लड़की हैं, वो चाहते थे कि उनका लड़की जाके
वो मेन गायिका की जगह पे वो अपॉइंट हो जाए, और वो जो उनका लड़की का रोल मुन्नी दी कर रही थी। तो मैंने जाके, मैं फिर वो राज दरबार में जो लोग थे बोले कि तुम जाके मदर चौप वो गुरुजी को बोले आप जाके मदर चौपन्नू को बोलो, वो आपको तरीका बता देगा कैसे आप अपने लड़की को लाके यहाँ आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो मेरा एक सीन था जहां मैं, और ये जो मेरा जो कैरेक्टर था मदर चौपन्नू, वो हकलाने वाला कैरेक्टर, वो बोला था आप अगर आएंगे तो मैं, ऐसे वाला कुछ वो था मेरा रोल, हकलने वाला। तो मैं जाके गुरुजी को समझा रहा हूँ कि गुरुजी, आप अगर जितने तरीका आपको मालूम है, क्योंकि आप तो डांसर हैं, आप जितने तरह का अदाब कर सकते हैं नवाब को, वो बड़ा खुश हो जाएंगे, और आपको बड़ा इजी होगा, आपका जो लड़की है उसको वहां राज दरबार में अपॉइंटमेंट हो जाएगी उनका। तो बोला गुरुजी बोले ठीक है। हाँ, तो ये एक्चुअली सीन था, और दीपाली नाग भी थी उसमें, क्योंकि ये आल्डिन जो संगीत रिसर्च एकेडमी के तभी रहते थे गिरिजा देवी जी वहाँ, तो हम लोग कभी भी कलकत्ता जाते थे उन्हीं के वहाँ रुकते थे। तो इट वाज ए ह्यूज सेलिब्रेशन, 60 साल का, तो बहुत सारे आर्टिस्ट डांसर सब लोग आए थे सेलिब्रेट करने के लिए, और मैं गिरिजा देवी जी को पीसी बुलाता हूँ। तो जब उनके घर के बैकयार्ड में बड़ा ह्यूज स्पेस था, तो हम लोगों ने स्टेज बनाया था उस पे, और ये प्लॉट जो है सबको समझाया गया, दिस इज द स्टोरी, और ये रोल आपको करना है, और अपने मन से जो डायलॉग बोल सकता है, इसका कोई रिहर्सल था नहीं, कुछ नहीं, प्लॉट दिया गया और आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इट वॉज ए ऑफरिंग टू गिरिजा देवी जी। तो इंटरेस्टिंगली शायद इस वीडियो मुन्नी दी के पास हो सकता है। और लास्ट सीन में क्या है, अभी गुरुजी जा रहे हैं नवाब को देखने के लिए, और जब देखते हैं गुरुजी बोलते हैं तीन निधा गरी के निधा आदाब, तो नवाब बड़ा खुश हो जाते हैं, वो भी बोलते हैं आदाब। फिर गुरुजी बोले तक धलांग तक धरी के निधा आदाब। ऐसे आदाब मतलब ये मदर चौपन्नू गुरुजी ने को बोला है कि जितना आप आदाब करेंगे नवाब खुश हो जाएंगे, और इतना आपके लिए इजी हो जाएगा काम करने के लिए। तो ये आदाब के चक्कर में ये गुरुजी एक्चुअली, ये वो जो कैरेक्टर था गुरुजी का टकलू महाराज, और टकलू महाराज ये सोच रहे हैं कि मैं जितने तरह का करूंगा वो नवाब खुश हो जाएंगे, और उस चक्कर में इतना नवाब इतना आदाब कर दिया, हर मतलब हर बहुत सारे स्टाइल में आदाब कर दिया टकलू महाराज ने। तो वो जो नवाब वो सठिया गया, बोला इतना, बोला वो पागल हो गया, वो गुस्सा हो गया, अब बोला तुम चुप करो, मुझे नहीं चाहिए आदाब। लेकिन वो टकलू महाराज नहीं चुप हो रहे थे, तो वो नवाब साहब अपने सिंहासन से उठ के आके वो टकलू महाराज का ऐसे मुंह में हाथ देके बोला अभी बंद करो तुम, नहीं चाहिए मुझे और ना। एंड दैट वाज द क्लाइमैक्स सीन। तो द क्लाइमैक्स में विजय किशलू जी और गुरु जी का इंटरेक्शन था, और दैट वाज द ड्रामा, और ड्रामा का नाम था आदाब। तो उसी का एक पिक्चर है जहां वो मदर चुपंडू, आपने जो फोटो देखा होगा ऑनलाइन में शायद, मैंने वो एक ब्लैक ट्रांसपेरेंट कुर्ता पहना हुआ है, हाँ, और गुरु जी भी हैं, दीदी भी है उस फोटो। तो इट वाज द टाइम व्हेन मदर चुपंडू वाज एक्सप्लेनिंग टकलू महाराज कि अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आपको इजी रहेगा। सो दैट वाज द सीक्वेंस फोटो। इट वाज इंटरेस्टिंग। शिवू भैया जो मतलब जैसे उड़ीसी डांस, उड़ीसा में ही, मतलब उड़ीसी डांस फॉर उड़ीसा, मणिपुरी डांस फॉर मणिपुर, भरतनाट्यम डांस फॉर साउथ, ऐसे होता है। लेकिन आदर्श सब लोग सीखते हैं, मतलब हम बंगाली लोग मणिपुरी भी सीखते हैं, उड़ीसी भी सीखते हैं, कथक भी सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं। तो आपको मतलब गुरुजी ने बहुत आउटसाइड का जो स्टूडेंट है बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार से सिखाया, इसलिए पूरा दुनिया में गुस्सा। आप एक काम करिए, मैं आप बंगाली में बोलिए, मैं समझ जाऊंगा। आई कुड फील दैट डिफिकल्ट फॉर यू, बट आप बंगाली में बोलिए, आप बंगाली में बोलिए, मैं समझ जाऊंगा। ভাই আমি বলছি মানে আমরা বাঙালিরা তো মানে সবাই মণিপুরি, ভরতনাট্যম, কথা, কুড়িসি ডান্স আমরা শিখি।
আমরা ভালোবেসে শিখি। এবং গুরুজির আজকে পুরো বিশ্বতে এত স্টুডেন্ট, কারণ গুরুজি খুব ভালো করে সবাইকে নিজের আপন করে নিয়েছেন এবং আপন করে করেছেন। আজকে পর্যন্ত গুরুজি আমাদের সাথে নেই, কিন্তু আমাদের ফিল হয়, আমার মনে হয় গুরুজি আমাদের প্রত্যেকের সাথে আছেন। তো যারা আউট, মানে আউট জায়গার যারা আছে তাদেরকে সাপোর্ট করাটা খুব, আমার মনে হয় সেটা জরুরি একজন গুরু হিসাবে বা একজন আউটসাইডার হিসাবে। কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কোথাও যেন মনে হচ্ছে আমার সেটা সবাই ঠিকঠাক, মানে আমি সেটা বলবো না যে করে না, করে সবাই, কিন্তু আমি যেটুকু দেখেছি অনেক ভালো ভালো আর্টিস্ট আছে, অনেক কষ্ট করে, অনেক চেষ্টা করে ওরা করতে চাইছে, কিন্তু সেই জায়গায় যাওয়ার পর সেই সাপোর্টটা ঠিক সেইভাবে আমার মনে হয় কোথাও না কোথাও একটু গিয়ে, সে ব্যাপারে আপনার কি কিছু বলা, আপনি কি কিছু বলবেন? मैंने मतलब जो गुरुजी का जो डांस प्रेजेंटेशन है स्टाइल में थोड़ा फर्क दिख रहा है आपको यही? नहीं नहीं, डांस में का फर्क नहीं है, कोई भी डांस फॉर्म में, चाहे हाँ कथक हो, चाहे भरतनाट्यम हो, या चाहे उड़ीसी हो, कोई भी हाँ। डांस में जब आउटसाइड का जो कोई शिष्य आके सीखते हैं, अच्छा। गुरुजी ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से सिखाया, इसलिए पूरा दुनिया में इतना स्टूडेंट है। लेकिन आज का जन, मतलब आज, दैट टाइम, नॉट ओनली उड़ीसी डांस, ऑल डांस फॉर्म, जो बाहर का जो स्टूडेंट है, कोई कोई अच्छा स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कोई सब अच्छा है, लेकिन कोई कोई अच्छे स्टूडेंट है, लेकिन वो लोग जब सीखते हैं तो अच्छे से सिखाता है, बाद में जो सपोर्ट होता है उसको आगे ले जाना या उसको सपोर्ट करना, कोई कोई जगह में इतना अच्छे से करता नहीं है। तो उसका बारे में आपका क्या? नहीं, वो अपने सोच के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आके अच्छा से सीखा और जाको आगे जाके उसको कैसे मैं कैरी आउट करूंगा, ये अपने सोच के ऊपर डिपेंड करता है, अपने डिवोशन सिंसियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो बाहर मुल्क से लोग आते हैं सीखने के लिए, वो लोग आके बहुत अच्छी तरह सीखते हैं। जैसे मैं ओडिसी में आपको दो इंस्टेंस देता हूँ। एक श्रीमती शरण लोयन है दिल्ली में, यस, शी वॉज ऑल्सो ए मणिपुरी डांसर यस, और ओडिसी भी, नाउ सी इज ओडिसी डांसर। और इलियाना सितारिस्ती फ्रॉम इटली, जो भुवनेश्वर में है अभी। ये दो बहुत सीनियर डिसाइपल्स हैं गुरु जी के। जब हम उनको देखते हैं, उन when they came they were completely new to the form. They learned, they spent years, their life, almost their life in this country, और आज they have achieved. उसी तरह बहुत लोग और भी आए उनके समय में, वो लोग आए और गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर जाके अच्छा करते हैं, जो लोग अच्छा नहीं भी करते हैं। What is important, why शरण जी एंड इलियाना दोनों आज इतना अच्छा काम कर रहे हैं और उनका नाम है, क्योंकि कोई भी आर्ट फॉर्म सीखने के लिए उसके लिए समय देना पड़ता है। मान लो मैं उड़ीसा से हूं, मैं अभी जाके रविंद्र संगीत और रविंद्रिक डांस अगर सीखूंगा, मैं एक महीना में नहीं सीख सकता या एक साल में नहीं सीख सकता। वो जो बंगाली का जो एक बोलने का ढंग है, चलने का ढंग है, पहनने का ढंग है, क्योंकि वो सब, वो जो ऑरा बोलते हैं हम लोग, एक वेस्ट बंगाल का एक ऑरा है, उड़ीसा का एक ऑरा है, चेन्नई तमिलनाडु का एक ऑरा है। जैसे साउथ इंडियन डांस में उनका एक ये जो एटीट्यूड है, वो नॉर्मल बाय करे व्हाट, सो दिस रिफ्लेक्ट्स इन देयर डांस। जब तक हम लोग वहां समय नहीं बिताएंगे, मैं अभी रविंद्र संगीत जाके, जैसे पहले मैंने बोला, मुझे कलकत्ता में या वेस्ट बंगाल में रहना पड़ेगा, उन लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, मुझे वो देखना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, और इसके लिए सालों लगता है। यू हैव टू स्पेंड ऑलमोस्ट योर लाइफ टाइम टू लर्न ए आर्ट फॉर्म। ऐसा नहीं कि मैं गया और सीखा चला आया, नहीं होता वैसे। कुछ सीखने के लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे आते हैं जो डेडिकेटेड है, वो कोशिश करते हैं सीखने के लिए और जाके अच्छा काम करने के लिए कोशिश करते हैं। और कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको हम लोग, जैसे उड़िया में एक बात वो है चखा, वो हर दुकान में जाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाना चखते हैं, फिर फाइनली एक दुकान में जाकर बैठते हैं, और जहाँ उनको सस्ता मिलता है, वो माल शायद खराब हो लेकिन सस्ता मिलता है, वहां जाके टिक जाते हैं।
तो ऐसे लोग भी हैं जो आते हैं, कला सीखते हैं, डांस सीखते हैं, फिर जाके वो भी अपना स्कूल करके चलाते हैं। अभी ये अपने सोच के ऊपर है, क्योंकि आर्ट फॉर्म में कोई रूल्स नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई पिनल कोड नहीं है। जैसे किसी आदमी ने मान लो चोरी किया, किसी ने मर्डर कर दिया, उसके लिए एक सेक्शन है, इसी सेक्शन के तहत आपको ये दंड दिया जाता है। लेकिन डांस एंड म्यूजिक में कुछ तो है ही नहीं। अब कल सुबह मैं बोलूंगा मैं गुरुजी का लड़का हूँ, और हाफ पैंट पहन के, बनियन पहन के, बेंगपटिया बांध के मैं बोलूंगा मैं ओडिसी कर रहा हूँ, कोई कुछ नहीं बोल सकता है मुझे। हाँ, कंट्रोवर्सी हो सकता है, लेकिन देयर इज नो डिसिप्लिन, कहीं लिखा नहीं है, देयर इज नो रूल, देयर इज नो कैनन। तो ये अपना सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आपने औचित्य सोचते हैं जो हम लोग, क्या उचित है क्या नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ये जो औरा का बात मैंने बोला, एक स्टूडेंट आई थी लंदन से, वो हमारा एक उड़िया गाना है, पत्थर छाड़ी दे मुंह जीबी फूलो तोड़ी, जिसपे राधा सखियों के साथ, उस पे है कृष्णा वो सखियों का वस्त्र ले जाते हैं, पेड़ पे डाल देते हैं। तो राधा और सखियों के साथ वो नदी में जाती है नहाने के लिए। सो अपना वो कपड़ा खोल के रख के फिर वो लोग नहाते हैं। मतलब जैसे अभी पानी में डुबकी लगा के जैसे हम लोग पानी स्प्लैश करते हैं, मुंह पे फेंकते हैं पानी, और वो बिकॉज राधा और सखी है, वो खुद करके कुछ कुछ ऐसे भी पानी वो दूसरे के ऊपर फेंकती है। और नदी में जाके नहाना, मटका पकड़ के जाना, और ये सब चीज ना, ये सब चीज आपको विलेज में देखने के लिए मिलेगा, शहर में नहीं मिलता है। बंगाल में भी होगा, उड़ीसा में भी है, और स्टेट्स में भी होगा, हाँ, लेकिन लेकिन गाँव गाँव में ज़्यादा गांव मिलता में ज्यादा होता है। और गांव में एक लड़की जाके जब नहाती है नदी में, अपने को संयत करना, और इधर उधर देखना, फिर पानी में जाना, कपड़ा रखना, और ऐसा एक वो एकांत जगह में जाते हैं जहां कोई और ना देखे। तो इट्स ए वेरी टिपिकल स्टाइल, टिपिकल ऑरा ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। अभी एक स्टूडेंट आई थी यूके से, तो उसने ये सीख रही थी। ये जो पर्टिकुलर सीन है, हम लोग एक अलग एक्शन है, लेकिन उसने उसको जब सिखाया हमने, उसने क्या किया, पानी, नदी से पानी लेके मुंह में मारा। उन लोगों का ये है नहीं, ये उन लोगों का स्टाइल है। वो सुबह उठ के बेसिन में पानी देके, देयर बॉडी लैंग्वेज इज डिफरेंट, आवर बॉडी लैंग्वेज इज डिफरेंट, बहुत फर्क है। अनलेस उस क्यों बोल रहा हूं मैं, अनलेस अदरवाइज एक आर्टिस्ट और एक डांसर कोई भी आके, जो भी आर्ट, अगर मणिपुरी हो, मणिपुरी सीखने के लिए वो मणिपुर लोगों का जो एक एटीट्यूड है, बोलने का, पहनने का, बैठने का, आप लोग जो चीता वगैरह करते हैं, वो जो एक आपका रिचुअल्स है, उसको समझना पड़ेगा। वो एक महीना में कोई नहीं सीख सकता, एक वीक में कोई नहीं सीख सकता। आपको स्पेंड करना पड़ेगा टाइम, सालों रहना पड़ेगा। तो फिर जैसे इलियाना है यहाँ, वो है अंग्रेजी, इटली से है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो 100% उड़िया बन गई है, नहीं, लेकिन उसका एटीट्यूड में आप कहीं देख सकते हैं कि एक उड़िया लड़की का एक छीटा है। उसका साड़ी पहनना, उसका बोलना, और लोगों से बात करना, और डांस आर्ट को समझना, मतलब आई वुड से दैट 70-80% वो उड़िया बन चुकी है। और बाकी तो इट्स वेरी नेचुरल, बिकॉज शी बिलोंग्स टू अ डिफरेंट कंट्री, born and brought up in a different country, उसका एटीट्यूड, थिंकिंग तो रहेगा। तो सिमिलरली अगर मैं जाके अभी बैले सीखूं, अगर आप जाके वेस्टर्न बैले सीखोगे, तो ये हमेशा वो तो होगा ही नहीं। अगर हो भी गया, वो लगेगा हम लोग मिमिक्री मिमिक्री कर रहे हैं। अगर वेस्टर्न बैले सीखने के लिए आपको बचपन से सीखना पड़ता है, अभी इस उम्र में जाके सीखना इज इम्पॉसिबल। तो शिवू यू भैया, हैव, हाँ बोलिए बोलिए। हम सॉरी, हम एक बात बोल रहा हूँ, सबको कोई बुरा ना मत में, हम एवरीडे
মনে হয় আমি মতলব আমি প্রত্যেকদিন দেখতে পাই না, কিন্তু আমি সপ্তাহের মধ্যে 6 দিন হলেও 2-4টে ডান্স আমি খুব দেখি। সেটা হলো গুরুজির পুরনো দুটো কম্পোজিশন আছে, সেই দুটো ডান্স আমি দেখি, এবং সুজাতাদিরও দুটো ডান্স। এগুলো আমার একদিন না খাবার হলেও হবে, কিন্তু ওগুলো আমার না দেখলে ঘুম আসে না, এবং প্রত্যেকদিন রাতে প্রায় দিন আমি দুটো চালিয়ে দেখি। কারণ আমার মনে হয় এজ এ আর্টিস্ট আমি মণিপুরি করি বলে যে আমি সবসময় মণিপুরি ডান্স ফর্মটাই দেখবো, আদার্স গুলো দেখবো নয়, সেটা আমি ফিল করি না। আমার মনে হয় সবকিছুই দেখা দরকার। তো यस। আমি এই দুটো ডান্স আমি সবসময় দেখি। তো যখন আমি কখনো পারফরমেন্স দেখি, তখন আমার মনে হয় যে এই যে গুরুজির যে একটা ডান্স, আমি তো নিজের চোখে কোনোদিন দেখতে পাইনি গুরুজির ডান্স, কিন্তু ভিডিওতে যেগুলো দেখেছি, কিন্তু যখন অন্যরা করে আমার মনে হয় একটু চেঞ্জ, সেটা আমার চোখে লাগে। সেটা কি আপনার আপনি কি কিছু সেই ব্যাপারে যদি কিছু বলেন? चेंज माने इन द चेंज इन द कॉम्पोजिशन और चेंज इन द परफॉर्मेंस स्टाइल? দুটোই। অল্প অল্প কখনো কখনো মনে হয়, সেটা আমি জানি না, আমার চোখে যেটুকু দেখছি আর কি। কারণ আহ, আমি দুটো ডান্স মানে দেখি, এটা আমার একটা রুটিনের মধ্যে যে আমি ওগুলো দেখবই, সেটাই তো। সবসময় দেখে কি হয় যে চোখে একটা বসে যায়। এবং আমি মঞ্জুদের কাছেও যখন ছিলাম তখন প্রায়ই ওড়িশি ক্লাসে যেতাম, এবং আপনাদের বাড়িতেও আমি 2বার গেছিলাম। তো সেই থেকে আমার ওড়িশির প্রতি একটা ভালোবাসা আছে, মানে আমি সেটা মন থেকে ভালোবাসি। তো তখন আমার মনে হয়, আমি কাউকে কোনোদিন এই কথাটা বলিনি, আজকে সবার সামনে বলছি, আমার অপরাধ হলে সবাই ক্ষমা করবেন। তো সেটাই। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज सुदीप। হুম, अभी मान लो गुरुजी का एक कॉम्पोजिशन है, হুম, कोई भी पल्लवी हो, मान लो शंकराभरणम पल्लवी है, হুম, उसको शिबू ने सीखा, शिबू ने सुदीप को सिखाया, হুম, सुदीप ने जुमाई को सिखाया, जुमाई ने राजीव को सिखाया, राजीव ने बांटू को सिखाया। ये जब ये शंकराभरणम पल्लवी जब ये सोर्स से ट्रैवल करके जब 10th या 15th जनरेशन तक पहुंचता है, उसका रूप रेख सब बदल जाता है, क्योंकि इट पासेस थ्रू 15 माइंड। गुरुजी का जो एक सिखाने का विजन है शिबू को, जब शिबू सुदीप को सिखाया, शिबू का एक डिफरेंट विजन है सिखाने का। उसी तरह ये हर विजन में जब ये ट्रैवल करके जाता है, तो उसका जो मेन कॉम्पोजिशन का जो एस्थेटिक है वो नेचुरली बदल जाता है। शायद कॉम्पोजिशन सही रहता है, सीक्वेंसेस सम इजी मतलब वही रहता है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन बदल जाता है। इट इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। और एक तरीका है कि पर्पसफुली हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी चेंज कर देते हैं आइटम्स को। ये क्योंकि अगर डांस याद नहीं है, हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है, तो सिखाना पड़ेगा। कभी कभी इधर उधर अपने मन से करके कर देते हैं तो वो अलग हो जाता है। और ऐसे भी डांसर्स हैं जो लोग यूट्यूब से डांस उठाते हैं, वो कभी गुरु के पास जाते नहीं, वो यूट्यूब से। बहुत सारे गुरु हैं, जैसे सब नाम दिया गया है वीडियो गुरु। उन वीडियो गुरु मतलब उनका जो गुरु है वो वीडियो है, यूट्यूब से या कहीं से चोरी छुप के या कोई प्रोग्राम में जाके अपना मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसी को देख के स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। अभी क्या होता है, जब भी हम लोग यूट्यूब में देखते हैं या कोई वीडियो में देखते हैं, जहां तक फुल फिगर है वो ठीक है। मान लीजिए कट करके उसका मिड शॉट आया, तो पैर पता नहीं क्या होता है ऊपर दिखता है, तो अभी क्या होता है, डांसर लोग अपने हिसाब से उसको कंपोज कर देते हैं। इट इज योर ओन थिंकिंग, इट इज योर ओन एस्थेटिक। जैसे मैंने बोला, क्या करना है क्या नहीं करना है। और इन ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैंने बोला, समय के अनुसार लोगों का सोच भी बदल गया है, ट्रेडिशनल वैल्यूज भी बदल गया है, ट्रेडिशन भी बदल गया है। कोई लोग ऐसे हैं शंकरवर्ण पल्लवी को लेके कोई बेली डांस कर रहा है, कोई फॉरेन स्टूडेंट कोई लेके फ्यूजन कर रहा है। तो मेरे ख्याल से जो लोग ऐसे करते हैं ना, उनका जो दिमाग है वो बीमार दिमाग है, असुस्त।
सुस्त नहीं है उन लोगों का दिमाग। मैं सिंपल तो यही बोलूंगा, एक जो ऑलरेडी कॉम्पोजिशन है, एक गुरु ने उसको क्रिएट करके गया है, तो उसको सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उसी तरह रखें, और उसका ग्रुप कॉम्पोजिशन करना है, ये जरूर देखें जो मेन ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है वो हमेशा स्टेज पे देखता रहे, और एडिशनली आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग द मेन कॉम्पोजिशन। अगर ऐसा जो नहीं करता है, मेरे हिसाब से तो वो बीमार आदमी है और कूड़ आदमी है। उसको ये संगीत और नृत्य की दुनिया से निकल जाना चाहिए। शायद मेरा ये बात हार्श लगता हो। नहीं, 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 एकदम राइट। सही बात, सही बात। शिबू भैया, और दीप एक मिनट सुनिए। और ये क्या है, ये फ्यूजन के नाम पे स्टूडेंट्स के दिमाग में, ऑडियंस के दिमाग में कंफ्यूजन ना करें। अगर कुछ करना है, यू क्रिएट योर सेल्फ न्यू एंड डू वॉट एवर यू वांट, बट अगेन स्टे विद इन द फ्रेम ऑफ दैट आर्ट फॉर्म। फिर हम लोग उसको तारीफ करेंगे, सराहेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। यस। শিবু ভাইয়া, দীপমালা বলে একটা স্টুডেন্ট আছে, আপনি নিশ্চয়ই চেনেন, মঞ্জুদি স্টুডেন্ট ছিল। ও এখন দিল্লিতে থাকে। ও একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে, ও আপনাকে ওর প্রণাম জানিয়েছে। বলছে ও সাম্প্রতিক একটা সাক্ষাৎকারে দেখেছেন ডক্টর দেবী সেতির সাথে কথোপকথনে, যে উড়িসি ডান্সকে সেই সময় কার্ডিয়া সমস্যায় উড়িসি আন্দোলনে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ও নিজে ডান্স থেরাপির কোর্স করেছে। ওর প্রশ্নটি হলো ওড়িশি আন্দোলনে কিভাবে নিরাময়, স্ট্রেস রিলিফ, উদ্বেগের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। मैंने जैसे पहले बोला है कि जैसे गुरुजी ने इसका एक नया रूप दिया है टेक्निक को, হুম, तो अगर उस टेक्निक को एक डांसर फॉलो करे, डेफिनेटली ए एक सिस्टम होगा टू स्टे आउट ऑफ द इंजरीज और इल फैक्टर्स। तो आई थिंक वन हैज टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आजकल म्यूजिक थेरापी, डांस थेरापी से भी ट्रीटमेंट किया जाता है। हाँ, तो व्हाट वट एवर माई अंडरस्टैंडिंग, जैसे म्यूजिक सुनने से बड़ा सुकून लगता है, बड़ा शांति लगता है। हाँ, और सचमुच उस पे आपको स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है। उसी तरह इट डिपेंड्स कि वो जो थेरापी हम लोग डांस के माध्यम से कर रहे हैं, तो हम किसके साथ थेरापी कर रहे हैं, तो उसको समझना पड़ेगा। उसी हिसाब से हमको डांस सा डिजाइन करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि जिसके साथ हम काम कर रहे हैं उसको थोड़ा शांति मिले और ये थेरापी सक्सेसफुल हो। बट आई कैन वेरी स्ट्रांगली से द प्रेजेंट टेक्निक ऑफ गुरु केलुचरण मोहपात्रा, what we are practicing, and each and every practitioners of this school are definitely benefiting, and it works like a therapy to all of us. It's much easier to practice dance, much easier to understand our body. It must is it's very easy to understand what we are doing. Dance. शिव भैया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कुछ भी मेरा बात आज को आप बुरा लगे तो मुझे क्षमा कर देना। नहीं और नहीं, आप फाइन। गुरु हो, मेरा एक छोटा सा आदमी का बुलाने में आया, इसलिए मैं आपको दूर से प्रणाम करता हूँ। और नहीं, मुझे मैं सुदीप, मेरा एक कारण है। मैंने आपको हाँ इसलिए बोला, आप एक अच्छे डांसर हैं, एक सिंसियर डांसर हैं, और आपका लेकिन आशीर्वाद। पहले मैंने जो आपको देखा था वो मंजू दी के वहां देखा था। Yes, अगर मंजू दी ये अगर देख रही है वीडियो, तो मैं मंजू दी को प्रणाम करता हूँ। और मंजू दी इज लाइक ए मदर टू मी। और मंजू दी मुझे हमेशा बोली बोली है कि जब भी सुदीप को कुछ चाहिए होगा, हेल्प करना, आप हेल्प करो, उसको थोड़ा प्रोग्राम दो, डांस कराओ। हमेशा मंजू दी ने बोला है।
और सुदीप, आपने जब फोन किया और मौजूदी की वो बात मुझे याद आई, और मुझे लगा हाँ, आपके साथ मैं बात करूं डेफिनेटली। और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपसे बात करके मुझे लगा कि मंजूदी का जो रिक्वेस्ट था शायद मैं थोड़ा बहुत फुलफिल कर पाया। एंड मंजूदी इज बीन ए ग्रेट ग्रेट Yes. हेल्प when I was passing through trying times, difficult times. She stood behind me as a mother, as a sister, as a friend. हाँ, तो आज हम लोग शायद इतने अभी बंद है कि हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, मंजूदी को देख नहीं सकता, लेकिन मंजूदी विल ऑलवेज बी देयर। Yes. जैसे मैं अपने माता पिता को देखता हूँ, गुरुजी को देखता हूँ, गुरु माँ को देखता हूँ, और एट पार में मंजूदी को भी देखता हूँ। She is beyond. She is just not just a family member. She is beyond is beyond a relation. तो शिव भैया, मंजूदी ने भी मुझे बहुत कुछ किया है। आज मैं कलकत्ता में हूँ, उन्होंने मुझे बहुत किया है मेरे लिए, आज भी करते हैं। जब भी उनके साथ मैं बात करता हूँ, कभी मुझे फील नहीं होता है वो मेरा रिलेशन का नहीं है। एवरी सेकंड में वो मुझ एक्चुअली में। कभी कभी हम अपने जीवन के दौड़ में ना कुछ लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मंजूदी एक ऐसे आर्टिस्ट हैं, एक ऐसे कलाकार हैं। बहुत आर्टिस्टों को उन्होंने एक रास्ता दिखाया है, हेल्प किया है, बहुत को बहुत को। और आज भी करती हैं। हाँ, बिकॉज शी इज ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी अफेक्शनेट। हाँ, और क्या बोलते हैं, मतलब हमेशा हाथ ऐसे फैल के रहता है, कोई भी हो हमेशा, मंजूदी हमेशा अपने साथ रखती है। वो अच्छा हो बुरा हो, शी इज देयर ऑलवेज, स्टैंडिंग बिहाइंड यू। यस सुदीप। ठीक है, थैंक यू शिवदा, आपका बहुत मूल्यवान समय हमने लिया। कुछ भी हो तो मुझे क्षमा करना। और नहीं नहीं, आप आई रियली थैंक यू सुदीप। आपने मुझे ये इतना अच्छा मौका दिया बोलने के लिए ऑनलाइन, और इट्स ए ग्रेट एक्सपीरियंस, मुझे अच्छा लगा। और थैंक आई एम थैंक श्योर आप और आगे जाके जो भी जिसके साथ बात करेंगे, इट विल बी अ वंडरफुल सेशन। ऑल द बेस्ट टू यू, एंड माय sincere regards and gratitude to all those artists who will be coming to speak to you, are already spoken to you through the Facebook medium. Thank you so much. थैंक यू। Namaskar.